बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं अलाइड होम्योपैथिक एसोसिएशन पंजाब की तरफ से को ख़ास तौर पे मैं थैंक्स पे करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया और मुझे आप लोगों से बात करने का मौका जो है वो फ्राहम किया। और दूसरे नंबर पे स्पेशली थैंक्स पे करना चाहूँगा डॉक्टर मियां राशिद मुश्ताक साहब को, कि जिनकी एफ़र्ट्स हैं ये कि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो इन्होंने एक ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन आप मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उनसे आप जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो डॉक्टर साहब ने आज का जो ये लेक्चर अरेंज किया, और इसमें मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ चीज़ें जो डिस्कस करूँगा। टॉपिक के हवाले से आपको पहले ही पता चल चुका है कि जो टॉपिक है वो डेंगू के ऊपर है। डेंगू जो है, इसको सिलेक्ट करने का, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इस वक्त ये एक पैराडाइमिक जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो डेंगू की सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास भी जो है वो काफ़ी इस वक्त जो है फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और इस वक्त जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो डेंगू के पेशेंट्स के हवाले से है। आप अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो डेंगू के हवाले से मिलेंगे। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को भी, हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे सामीन हैं, नाजरीन हैं, वो भी ये देख रहे होंगे। तो उसमें बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो कि गलतफहमियां हैं लोगों को। तो वो कुछ चीज़ें क्लियर मैं करना चाहता हूँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर जो है किसी की फैमिली में या कोई भी पेशेंट जो है वो डेंगू का है तो उनको किस तरह पता चला कि डेंगू है, कौन सी सिम्टम्स हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, डेंगू के हवाले से क्योंकि तकरीबन बहुत अरसा हो चुका है, तकरीबन हर साल में एक दो दफ़ा जो है हम देखते हैं कि जो है इस तरह के जो केसेस जो है वो आ रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर जो है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा डेंगू जो है वो प्रिवेल करता है। पाकिस्तान में जो रिसेंटली बारिशें हुई, सैलाब की कंडीशन हुई, उसके बाद जो है ये ज़्यादा वर्स कंडीशन हुई डेंगू के हवाले से, और उसके बाद जो है पेशेंट्स का जो फ्लो है डेंगू का वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा, और डेंगू के केसेस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डेंगू बेसिकली है क्या? डेंगू एक मॉस्किटो है जिसको एडीज जो है वो मॉस्किटो कहते हैं। ये कैरी करता है एक वायरस, जिसके थ्रू जो है, अगर ये वायरस जो है, ये मॉस्किटो जो है, अगर किसी ह्यूमन को जो है वो बाइट करता है तो वहाँ से जो है ये वायरस जो है वो कैरियर जो है वो बनाता है आगे, जो कोई भी जो पर्सन है उस पर्सन से आगे अगर किसी भी जो आप कह लें मॉस्किटो कोई भी जो है उसको अगर जो है बाइट करता है, और वो दोबारा किसी और पेशेंट को, किसी और इंसान को, किसी भी पर्सन को अगर वो बाइट कर ले तो वहाँ से फिर जो है इसको जो है हम कहते हैं कि जो है ये स्प्रेड होता है। अच्छा, कंटेमिनेशन भी होती है हमारे यहाँ सबसे अमूमन आप देखते हैं कि मलेरिया जो है पहले होता था बहुत ज़्यादा, तो उसकी रीज़न बिहाइंड जो होती थी वो होता था गंदा पानी, जहाँ जो जोहड़ वगैरह होते थे वहाँ पे जो है मलेरिया के केसेस होते थे, मच्छर जो है वहाँ पे वो उसका पलता बढ़ता है। डेंगू का जो है सबसे मेन इशू जो है वो आता है ख़ास तौर पे ये सावन के बाद जो है ये केसेस ज़्यादा देखने में मिलते हैं। उसकी रीज़न बिहाइंड ये होती है कि जो साफ़ पानी है, कहीं ना कहीं अगर हम जो है वो देखते हैं कि आप लोगों के जो घरों के अंदर जो रूम कूलर्स हैं वहाँ पे अगर पानी का जो है कोई ज़ख़ीरा मौजूद रह गया, जो पौधे हैं उनके गमलों के अंदर अगर पानी रह गया, वहाँ पे जो है इसकी जो है अफजाइश बहुत ही, इसको जो है सूटेबल माहौल मिलता है, और उसके बाद ये अपना लार्वा जो है वहाँ पे जो है वो बनाता है, और वहीं से जो है ये स्प्रेड होता है ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्रिकॉशंस के, आप लोगों ने जो प्रिकॉशंस जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और कोशिश करें कि कहीं भी आप जो है वो पानी जो है वो साफ़ जो है वो खड़ा ना होने दें, और अगर कहीं साफ़ पानी है तो उसको जो है वो ढक दें। अगर बर्तन वगैरह आपने जो है पानी का जहाँ ज़ख़ीरा किया हुआ है तो उनको आप ढक के रखें। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता डेंगू जो है वो किसी को हो जाता है तो डेंगू के बाद जो सबसे मेन जो चीज़ आती है, जो सिम्टम्स वगैरह हैं, उन सिम्टम्स में जो मेन जो सिम्टम्स आ रही होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन सिम्टम्स में सबसे पेशेंट्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो है उसको डेंगू जो है उसको जो है अलामात आ रही हैं।
सबसे पहली जो है वो चीज़ आती है जिस वक्त किसी भी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स प्रिवेल होती हैं, उसमें पहली जो सिम्टम्स हमें देखने में मिलती हैं वो होती है हाई ग्रेड फीवर। फीवर जो है इसको हम जो है वो बोन ब्रेकन जो है वो फीवर भी कहते हैं, क्योंकि हड्डी तोड़ बुखार इस नौइयत का होता है कि जो पेशेंट है वो कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरी जिस तरह हड्डियां जो है वो टूट रही हैं, मेरे जोड़ जो है वो बहुत शदीद किस्म की दुखन है उसमें। तो जो सबसे मेन जो सिम्टम्स आती है फीवर, हाई ग्रेड फीवर, और उसके साथ जो है वो आपके जिस्म में बहुत शदीद किस्म की दुखन पाई जाती है, और वो दुखन ऐसी होती है कि आपकी हड्डियों को कोई जिस तरह नचोड़ रहा है। तो ये एक खास जो सिम्टम है सबसे पहले देखने में मिलती है। अच्छा, फीवर अगर बाद में होता है तो कुछ पेशेंट्स को शुरू में जो अर्ली सिम्टम्स आती हैं वो स्टार्ट होती हैं हेडेक से, सर में दर्द स्टार्ट होता है। खास तौर पे आपकी आईज और आई बॉल्स के पीछे जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है और वहां पेन आपको जो है वो फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद आगे जैसे जैसे ये आपकी सिम्टम्स जो है वो बढ़ती हैं, आपके जैसे जैसे जो है वो डेंगू के जो असरात जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपको मैंने बताया कि जो बोन पेन, जॉइंट्स पेन्स वगैरह हो रही होती हैं, नाजिया की कंडीशन हो रही होती है, पेशेंट को मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसके साथ खुदा न खास्ता जो है फिर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली उल्टियाँ करता है। अच्छा, उसके बाद आपके जो ग्लैंड से मुख्तलिफ वो भी स्वेलन हो सकते हैं, रैशेस आपकी स्किन के ऊपर जो है वो आ सकती हैं। पेशेंट जो है वो आपको कंप्लेंट बता रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस हो रही हैं, मुझे मतली हो रही है, मुझे जो है वो नौजिया की कैफियत और मुझे वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये तमाम सिम्टम्स जिस वक्त पेशेंट्स के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, ये मस्त नहीं है कि मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि होम्योपैथी की जो खूबसूरती है वो ये है कि अदर जितने भी ट्रीटमेंट हैं वहाँ पे जिस वक्त तक जो है वो पैथोलॉजिकली डायग्नोज नहीं किया जाता उस वक्त तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। हमारा होम्योपैथी का जो सिम्टम्स है बेसिकली सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर है, और सिम्टोमेटोलॉजी आपको अलामात के ऊपर जो है दवाएं जो है वो दे दी जाती हैं। अगर आपके पास पेशेंट जो आ रहे हैं डेंगू या इन अलामात के साथ, क्योंकि आजकल जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसमें फ्लू की कैफियत भी हो रही होती है, गले में दुखन भी हो रही होती है, फ्लू टाइप जो है वो उसके साथ टेम्परेचर हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है। तो ये अलामात अमूमन अगर आप जो है वो डेंगू का एक टेस्ट होता है जिसको जो है डेंगू NS1 कहते हैं, अगर आप वो करवाते हैं तो उसमें जो है वो कंफर्म होता है। लेकिन अगर ये आप नहीं भी करवा रहे हैं और आप जो है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को जिस वक्त स्टार्ट कर देते हैं, एज पर सिम्टम्स है आप उनको रेमेडी जो है वो देते हैं, तो वहीं से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाता है और विद इन 2 to 3 डेज पेशेंट को जो है आप संभाल सकते हैं। ये याद रखें, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वायरल जो है वो तकरीबन 7 डेज, 1 वीक का जो है वो उसका अर्सा हो सकता है और उससे बढ़ के वो 2 वीक तक भी जा सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो डॉक्टर्स को जो है यहाँ पे मद्देनजर रखनी होती है वो पेशेंट की जो कंडीशन है, कि पेशेंट की जो आपने कंडीशन है उसको वर्स कंडीशन की तरफ नहीं लेके जाना। आपने पेशेंट्स को जो है, एक तो सबसे पहली चीज़, आपके पास अगर डेंगू के सिम्टम्स के साथ कोई भी पेशेंट आ रहा है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उनके साथ जो है वो इन कांटेक्ट रहना है। पेशेंट अगर चला जाता है तो आपने ये नहीं है कि आपने उनको हफ्ते हफ्ते 10 दिन की दवा दे दी, आप 1-2 दिन की दवा दें, 3 दिन की दवा दें, लेकिन पेशेंट के साथ जो है उनको बोलें कि आप जो है वो इन कांटेक्ट रहें। दूसरी चीज़ देखें, मैंने आपको बताया कि जो डेंगू है उसका जो है टेस्ट अगर NS1 जो है वो करवाते हैं, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप जो है कोई भी पेशेंट आता है जो इन सिम्टम्स के साथ आता है, आप उनको जो है वो ब्लड CP या CBC जिसको हम कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट लाजमी मस्ट करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि जो डेंगू के पेशेंट है उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन तब हो सकती है कि खुदा न खासा उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएं। तो प्लेटलेट्स को डाउन होने की वो कंडीशन हम तब भी देख सकते हैं कि खुदा न खासा डाउन हो तो नहीं हो रहे, तो उसमें जो है आप CBC करवाते हैं या ब्लड CP जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आपकी जो ब्लड पिक्चर है वो तमाम आ रही होती है कि उसका HP कितना है, उसके प्लेटलेट्स कितने हैं, उसके WBCs कितने हैं। तो वो तमाम उसकी ब्लड कंपोजिशन के साथ साथ आप जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट को जो है वो रखें, ताकि खुदा न खासा पेशेंट के जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरने ना पाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि एलोपैथी में भी जिस वक्त पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे उनके पास जो है पैनाडोल, पैरास्टामोल, और वहाँ पे भी यही कहा जाता है एस्प्रिन वगैरह आप नहीं लें, आप ब्रूफन ना लें। उसकी रीज़न बिहाइंड ये होती है कि पैरास्टामोल जो है वो थोड़ी सी सेफर साइड पे होती है जो बाकी जो ड्रग्स हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता जो है जितनी भी बाकी ड्रग्स हैं वो जो है ब्लड जो है वो थिनर होती हैं। लाइक एस्प्रिन अगर ले रहा है पेशेंट तो वहाँ पे पहले ही पेशेंट जो है अगर उसके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स की जो है वो सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है।
मैं एलोपैथी के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं होम्योपैथी में यही बताना चाहूँगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं। मैं आपको वो रेमेडीज़ भी बताऊंगा साथ साथ, ताकि जो है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको कौन सी ऐसी दवा है जो आप जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दें, ताकि पेशेंट जो है आपका बहुत जल्दी रिकवर हो। मैं आपको इंशाल्लाह इसका डेंगू के ऊपर जो प्रोटोकॉल है जो दवाओं के हवाले से वो भी और पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसमें ये नहीं है कि आपको जो है वो बुक्स के हवाले से कि जी ये बुक के अंदर ये, बुक के अंदर ये, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो पेशेंट्स को मैं दे रहा होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपको तमाम चीज़ों के हवाले से कि पेशेंट जो है किस सिम्टम्स के साथ आता है। तो डेंगू के पेशेंट्स का मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई कि आपने जो उसका CBC है वो मस्त करवाना है, ठीक है। और हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप उसका CBC करवाते हैं ताकि आपको उसकी जो कंडीशन है वो उसको साथ साथ पता चलता रहे। होम्योपैथी के ऊपर आता हूँ, और होम्योपैथी के हवाले से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी मेडिसिन रेमेडीज अवेलेबल हैं जो कि डेंगू की जो सिम्टम्स है, जो अलामात हैं, उनके ऊपर हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को मैंने जिस तरह बताया कि हम अर्ली स्टेज पे ही उसको जो है वो हम उसको जो है संभाल सकते हैं और उसको क्रिटिकल कंडीशन की तरफ हम जो है वो जाने से रोक सकते हैं। उसमें जो रेमेडीज मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको तरतीबवार इस तरह बताऊंगा कि अमूमन जो पेशेंट्स आते हैं सबसे पहली सिम्टम्स के साथ आते हैं तो ये ड्रग्स होंगी, और उसके बाद जो सिम्टम्स आ रही होती हैं और खुदा न खास्ता क्रिटिकल अगर सिम्टम्स भी हो रही हैं तो उसमें कौन सी ऐसी दवाएं हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो पेशेंट्स के कम ना होने पाए, और अगर प्लेटलेट्स खुदा न खास्ता उसके कम हो रहे हैं तो आप किस तरह उनको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली ड्रग आपके पास जो डेंगू की जिसको हम कहते हैं कि जो क्लियर कट जो पिक्चर है हमारे पास जो रेमेडी है वो यूपेटोरियम पर्फ है। देखिए यूपेटोरियम पर्फ के अंदर जो सबसे मेन जो सिम्टम्स आती हैं वो यही है कि जो जिस्म है, हड्डियां जो हैं वो बहुत शदीद किस्म का पेन होता है। ये यूपेटोरियम पर्फ की जो है वो बड़ी मेन सिम्टम है, ठंड से जो है बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त जो हमारा जो वेदर है, जो जिसको हम कहते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल वेदर के अंदर जो उसकी सूटेबल जो ड्रग है, रेमेडी है, वो यूपेटोरियम पर्फ है। उसके साथ पेशेंट को बहुत शदीद किस्म की बेचैनी होती है, पेन्स हो रहे होते हैं, हड्डियां वो कह रहा होता है कि इस तरह मेरी टूट रही हैं। तो क्लियर कट जो पिक्चर जो है वो यूपेटोरियम पर्फ की है। ऐसा पेशेंट जिस वक्त अगर आपके पास आए और वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे एचेस हो रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही हैं, जिस्म के अंदर जोड़ों में मुझे तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे आप जो है उसको यूपेटोरियम पर्फ जो है वो उसको प्रेस्क्राइब करके दे सकते हैं। आप अपनी जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस ड्रग का जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, पेशेंट जब उसको पता चलता जाता है तो सबसे पहली चीज़ होती है वो पैनिक होता है। उसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू जो है जिस वक्त पेशेंट को पता चलता है, जो उसके लवाकिन है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे हर चीज़ को ये याद रखें, हर पेशेंट क्रिटिकल साइड पर नहीं जाता। ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी जो मैंने बताया कि जो ब्लड काउंट है, अगर किसी का पहले से ही जो है उसकी ब्लड कंपोजिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उन पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी जो है वो पहले ही एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है और उसके प्लेटलेट्स पहले से ही माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को तो कुछ माइनर से सिम्टम्स आती हैं और डेंगू की, और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो पैनिक जो अटैक होता है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की कैफियत होती है और उसके अंदर दिमागी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है अपनी बीमारी को लेके, तो सबसे पहली ड्रग अगर आती है तो उसमें वो एकोनाइट है। आप एकोनाइट उसको 200 या 1 mg की जस्ट 1 डोज दे दें तो पेशेंट को आप इस पैनिक कंडीशन से जो है वो उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ यूपेटोरियम पर्फ तो मैंने आपको बताई, एक और हमारी रेमेडी है जिसको हम कहते हैं रस्टॉक्स क्लियर पोजीशन, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको पेन्स हो रही होती है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जो मरीज़ है वो हर वक्त कोशिश कर रहा होता है हरकत करे, मूव करे, वो जितनी ज़्यादा मूवमेंट करता है उसको उतना सुकून मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर एक साइड पे वो लेट नहीं सकता, वो ज़्यादा देर एक पोजीशन के ऊपर नहीं रह सकता। तो रस्टॉक्स जो है वो आप ऐसे पेशेंट को जो है अगर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिम्टम्स आती हैं खासतौर पे जिस्मानी बेचैनी के हवाले से, और उसको जो पेन्स वगैरह हो रही हैं, बॉडी एचेस हो रही हैं, और खासतौर पे जो फ्लू टाइप सिम्टम्स हो रही हैं, यूपेटोरियम पर्फ के अंदर भी जो फ्लू टाइप सिम्टम्स हैं उसको वो रिकवर करती है। और रस्टॉक्स के हवाले से भी मैंने आपको ये बताया कि जो पेशेंट्स है उसको फ्लू टाइप की जो सिम्टम्स हैं वो, प्लस उसको जो बॉडी पेन्स वगैरह हो रहे हैं उसको जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। इसके बाद अगर आपके पास जो पेशेंट है, अगर वो मैंने बताया कि मूवमेंट के साथ उसको जो है वो जो है बेहतरी हो रही है, लेकिन एक पेशेंट है जिसको इतनी पेन हुई और वो इतना ज़्यादा वो थक चुका है और इवन वो जो है हिलना जो है पसंद नहीं कर रहा, हल्की सी भी मूवमेंट वो बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसा पेशेंट जो है वो क्लियर कट ब्रायोनिया का है।
पेशेंट जो है वो या तो फीवर जिस वक्त उसको होता है तो उसको प्यास जो है वो इंटेंस किस्म की होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको प्यास होती ही नहीं है। तो ब्रायोनिया की जो है वो उसके होंठ बिल्कुल खुश्क, जुबान बार बार अपनी जो है वो अपने होंठों के ऊपर, वो जो है ऐसा पेशेंट जिस वक्त आपके सामने आता है तो वो जुबान अपनी जो है जुबान जो है अपने होंठों के ऊपर फेर रहा होता है। तो ये क्लियर कट ब्रायोनिया की जो है वो सिम्टम्स होती हैं। आप ब्रायोनिया ऐसे पेशेंट्स को देख के जो है पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो संभाल सकते हैं। इसके बाद जेल्सिमिम एक और ऐसी दवा है कि जहां पेशेंट जो है उसके अंदर नकाहत बहुत ज़्यादा होती है। ये याद रखें कि डेंगू के अंदर जो सबसे मेन चीज़ आती है, पेशेंट जो है पहले दिन दूसरे दिन और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसके डेज जो है वो बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे आप देखें वो बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ और नकाहत की तरफ जा रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को आप जेल्सिमिम देते हैं तो एक और जो मेन सिम्टम जो मैंने आपको बताया, आपके आईज के पीछे पेन होती है और खासतौर पे आपके जो आईब्रोज में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही होती है, पेशेंट जो है उसको गुनूदगी बहुत ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में जेल्सिमिम जो है वो बहुत अच्छी दवा है। आप ऐसे पेशेंट्स को देख के इन सिम्टम्स के साथ जेल्सिमिम के साथ जो है पेशेंट को जो है वो संभाल सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने वो दवाएं बताई जिनमें आपके जो पेशेंट्स हैं जिनमें डेंगू की जो ये पेन्स के हवाले से, फीवर के हवाले से जो है जो सिम्टम्स हैं, तो ये उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सबसाइड करेंगी। लेकिन ऐसे पेशेंट्स आप उनको किस तरह जो है वो उनके प्लेटलेट्स को कम होने से जो है वो रोक सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ दवाएं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी दवाएं हैं। आपके पेशेंट को आप प्रोफाइलेटिकली भी दे सकते हैं, अर्ली आप उसको जस्ट 1 डोज दें। एक दवा है जिसका मैं आपको बताना चाह रहा हूं और वह है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ की जस्ट 1 डोज आप दे दें, 200 में चाहे वो दे दें, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स की जो है इंशाल्लाह ब्लड कंपोजिशन जो है वो इनटेक रहेगी, उसके जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं वो कम नहीं होंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पेशेंट्स होता है इस इन सिम्टम्स के साथ, उसके अगर आप देखें मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत बिटर होता है, कड़वा होता है, और उसके साथ जो है वो उसको बॉडी एचेज और पेन्स वगैरह। तो चिनिनम सल्फ जो है वो आपको पता है कि ये तमाम जो सिम्टम्स आती हैं ये चिनिनम सल्फ के हवाले से आ रही होती हैं। स्पाइन के हवाले से जो स्पाइन में पेन वगैरह हो रही होती है, ये भी जो है क्लियर कट जो सिम्टम्स हैं वो चिनिनम सल्फ की है। तो चिनिनम सल्फ जो है वो बहुत अच्छी दवा है। ऐसे पेशेंट्स को आप हर पेशेंट को जो है वो स्टार्ट में दें ताकि पेशेंट्स के जो प्लेटलेट्स हैं उनको इनटेक रखा जा सके और उसकी ब्लड कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये मैंने आपको जो अर्ली स्टेजेस की जो कुछ दवाएं बताई, जिसमें आपको मैंने बताया कि आप पेशेंट जो है वो इन सिम्टम्स के साथ आता है। अच्छा, एक और मैं आपको दवा बताना चाहूँगा और वह है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम आप ये समझ लें कि होम्योपैथी की रिंगर लैक्टेट है। पेशेंट्स को वहाँ पे जिस वक्त जो है रिंगर लैक्टेट लगाई जा रही होती है ताकि पेशेंट्स की जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके जो मिनरल्स हैं, उनको जो है वो प्रॉपर जो पेशेंट को जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो आर्सेनिकम एल्बम हमारी ऐसी दवा है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे वाइटल फोर्स को बूस्ट करती है, और पेशेंट्स की इस कंडीशन के अंदर जो वीकनेस होती है उसके हवाले से आर्सेनिकम एल्बम। और आर्सेनिकम एल्बम के अंदर भी जो एक बड़ी मेन सिम्टम है और वो सिम्टम है मुंह का कड़वापन और बेचैनी, खासतौर पे मेंटली बेचैनी, दिमागी बेचैनी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स में आप आर्सेनिकम एल्बम दे के, इसकी एक और भी मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। आप ऐसे पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट है, बल्कि जिस फैमिली के अंदर डेंगू है तो वहाँ आप ऐसे उस फैमिली को आप प्रोफाइलेटिकली आर्सेनिकम एल्बम दे सकते हैं छोटी पोटेंसी में। और वो किस तरह देनी है, आपने कुछ ड्रॉप्स, आप जहाँ पानी जो पीते हैं अगर वो कूलर से पी रहे हैं या उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं, और ये वाटर डोज की सूरत में जो है वो जितने भी लोग हैं घर के फैमिली के वो आर्सेनिकम एल्बम यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये कि उम्मीद है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रहेगी कि उनको डेंगू का जो है, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह करके, तो उनको डेंगू की जो है वो सिम्टम्स नहीं आएंगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे पेशेंट को डेंगू हो चुका है तो कम से कम उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो बहुत ज़्यादा नकाहत है, मैंने आपको बताया, तो पेशेंट को जो है वो आप उसके जो मिनरल्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं आप उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम से। ये मैंने 2 दवाएं आपको बताई, चिनिनम सल्फ और आर्सेनिकम एल्बम, के आप पेशेंट को प्रोफिलैटिकली भी दे सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है जहां पेशेंट्स को खुदा न खास्ता जिस वक्त हम देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, वहां पे क्या किया जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जानते हैं कि एक ख़ास क्वांटिटी अगर जो है पेशेंट के प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो चुके हैं तो उसका तो सबसे मेन चीज़ ये है कि 30,000 राउंड अबाउट, तो वहाँ पे तो पेशेंट को प्लेटलेट्स जो है वो लगाने चाहिए। पेशेंट को जो है वो फ़ौरन रेफ़र करें और उसको जो है
प्लेटलेट्स जो है वो उसके लगाए जाएं ताकि उसकी प्लेटलेट्स की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन मैं कुछ दवाएं आपको बताना चाहूँगा जो कि ऑरली दी जा सकती हैं, जिससे आपके प्लेटलेट्स को भी जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। या फिर खुदा न खास्ता हेमोरेजिक कंडीशन, ये याद रखें डेंगू के पेशेंट्स के अंदर जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन आती है वो आती है हेमोरेजिक। हेमोरेज होता है, खुदा न खास्ता जिस वक्त प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड की जो कंपोजिशन है वो इनटेक नहीं रहती, आपके रेड ब्लड सेल्स जो है सॉरी आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होगा, वो टूटना शुरू हो जाएंगे और आपके जो ब्लड है वो हेमरेज होना शुरू हो जाएगा आपके किसी भी ओरिफेस से। तो सबसे पहले आपने पेशेंट्स की मद्देनजर रखना है कि उसके मसूड़ों से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट के भी आपने नहीं करवाया, अगर सीपीसी नहीं करवाया, लेकिन आपको पेशेंट्स की कम से कम ये सिम्टम्स है वो लाजमी आपने इन चीज़ों को देखना है कि उसके किसी भी ओरिफेस से कोई ब्लड वगैरह जो है वो ना हो रहा हो, कोई हेमरेज ना हो रहा हो। तो उसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि कुछ दवाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स आ रही हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है सॉरी, उसमें तो पेशेंट जाहिर बात है कि जो है वो मोस्टली जो है वो एडमिशन और हॉस्पिटल के अंदर उसको जो है ये तमाम प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं और पेशेंट जहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे उसके करीब कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है, ये कुछ दवाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके हेमरेज को आप रोक सकते हैं। सबसे पहली दवा जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अगर हेमरेज को रोकने के हवाले से वो है एपिकाक। अच्छा, एपिकाक के अंदर आप ये पहली स्टेज पे भी दे सकते हैं क्योंकि ऐसा पेशेंट्स के अंदर जब मतली हो रही होती है तो एपिकाक जो है वहाँ पे उसकी मतली को भी जो है वो सबसाइड करती है, ख़त्म करती है, और उसके साथ साथ उसकी अगर खुदा न खासा वोमिटिंग की तरफ कंडीशन जा रही है वो ब्रायोनिया आर्सेनिकम एल्बम वो भी ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन एपिकाक में जो शिवरिंग, क्योंकि डेंगू के पेशेंट में शिवरिंग भी एक बड़ी मेन सिम्टम तो शिवरिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ और ख़ास तौर पर हेमरेज के हवाले से एपिकाक वो दवा है कि आप जो है ऐसे पेशेंट्स की जो हेमरेज है उसको आप जो है वो रोक सकते हैं होने से। तो एपिकाक आप ऐसे पेशेंट्स को जो है वो दे सकते हैं पहले ही, ताकि खुदा न खासा ऐसा पेशेंट जो है वो हेमरेज की तरफ ना जाए। फास्फोरस एक और ऐसी दवा है जो कि हमारी बहुत अच्छी दवा है कि खुदा न खासा अगर किसी पेशेंट को हेमरेज की साइड पर अगर वो जाने लगा है या आप देखते हैं कि उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो ये दवाएं आपके जो है वो दे सकते हैं ताकि उसके हेमरेज जो है वो ना होने पाए। अच्छा, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ में हमारे पास जो है वो लोग आ रहे होते हैं और कुछ पेशेंट्स आ रहे होते हैं और वो एक दवा उठा के लेके आ रहे होते हैं, पिक्चर होती है जिसके ऊपर एक दवा होती है क्रोटोलिस होराइडस और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी पपीते के पत्ते का जूस, और लोग समझ रहे होते हैं कि पपीते के पत्ते के जूस से बनी है ये दवा। तो पहली चीज़ ये याद रखें, पपीते के पत्ते से जो दवा बनी है उसको कहते हैं करिका पपाया। करिका पपाया आप पेशेंट्स के प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं मदर टिंचर में, लेकिन उससे मैंने आपको बताया कि जो दूसरी जो दवा है क्रोटोलिस होराइडस, हमारे यहाँ पेशेंट जो है वो जो डॉक्टर्स हैं वो भी और जो पेशेंट्स हैं विदाउट डॉक्टर्स के कोई भी आप जो है मशरे के दवा उसके बगैर आप ना लें। डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करता है वही दवा आप लें, अपनी मर्जी से कोई दवा ना लें। क्रोटोलिस होराइडस वो दवा है कि यहाँ हमारे यहाँ किसी को डेंगू स्टार्ट हो रहा है तो वो पहले ही लेना शुरू कर देता है। हमेशा याद रखें हर दवा की जिस वक्त अलामात होती हैं होम्योपैथी में तभी वो दवा काम करती है। तो क्रोटोलिस होराइडस बेसिकली हेमरेज के हवाले से बहुत बड़ी दवा है, तो ये उस वक्त दी जाती है खुदा न खासा अगर किसी को हेमरेज स्टार्ट हो गया, अगर स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ पे उसको क्रोटोलिस होराइडस दें तो उसका इंशाल्लाह हेमरेज जो है वो उसको स्टॉप कर सकते हैं आप। लेकिन आप उसको पहले ना दें, खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर उसके सिम्टम्स नहीं है तो आप एज ए बीइंग होम्योपैथ आप ये जानते हैं कि हमारी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं ये सेहतमंद इंसानों के ऊपर इनकी अप्लाई होती है और इनके ट्रायल्स होते हैं, तो ये प्रूविंग करना शुरू ना कर दे। खुदा न खास्ता ऐसे पेशेंट को जिसको भी हेमरेज होना ही नहीं है सॉरी, तो हेमरेज वो स्टार्ट ही ना हो जाए, तो खुदारा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि क्रोटोलिस होराइडस को जो है वो बिल्कुल जो है वो इस तरह करके ना इस्तेमाल करवाएं। जहां उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता आती है वहां पे उसको दिया जाए, अदरवाइज क्रोटोलिस होराइडस को खामखा में बिल्कुल यूज ना करवाएं। क्योंकि आप जानते हैं क्रोटोलिस होराइडस दवा जो है वो किससे बनती है, इसकी सोर्स, क्योंकि आप जानते हैं होम्योपैथी में हमारी सिर्फ सोर्स जो है वो हर्बल नहीं है, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें ऑर्गेनिक्स भी हैं, उसमें इनऑर्गेनिक्स भी हैं, उसमें नो सोर्स भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं अब जो है आप लोगों को ज़्यादा नहीं उसमें फर्दर जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा खुदारा क्रोटोलिस होराइडस जो है वो हर पेशेंट की दवा नहीं है डेंगू की। तो आप अगर जिस तरह मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने प्रोटोकॉल बताया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास जब पेशेंट जो है वो अर्ली सिम्टम्स के साथ आते हैं तो ये रेमेडीज़ हैं, और जो खुदा न खास्ता
पेशेंट जो है वो हेमरेज की तरफ जा रहा है या उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, तो ये दवाएं आप इस्तेमाल करवाएं या प्रोफिलैटिकली पहले ये दवाएं इस्तेमाल करवाएं तो वो बहुत बेहतर है। आखिर में सिर्फ एक दवा मैं आपको बताना चाहूँगा, पेशेंट जिसको जो है वो डेंगू हो चुका और उसके बाद अब जो है उसके बॉडी के ऊपर रैशेस भी हो रही हैं और उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, आप उस पेशेंट को कौन सी दवा दें कि जो है उसकी ब्लड कंपोजिशन को भी वो बेहतर करे और इन सिम्टम्स को भी? तो उसके लिए हमारी बहुत ही अच्छी एक दवा है जिसको हम कहते हैं एक्नेशिया। एक्नेशिया जो है आप मदर टिंचर में ऐसे पेशेंट्स को जो है या 1X में आप उनको जो है वो दे सकते हैं। आपकी हमारे जो है वो एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी जो है वो बूस्टर है ये दवा एक्नेशिया, और ऐसे पेशेंट्स की जो है वो ब्लड कंपोजिशन को भी इनटेक रखेगी। दूसरा, उसके साथ आपके जो पेशेंट्स उसके अगर बॉडी के ऊपर रैशेज या उसकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेगी। तो ये आज के डेंगू के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था अपने इस लेक्चर में, और मुझे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अलाइड होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन ने कि मैं ये तमाम चीज़ें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं वो भी इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करें। आखिर में सिर्फ कुछ चीज़ें मेडिसिन से हट के, हर जो पेशेंट है अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं, ऐसे पेशेंट्स में सबसे मेन चीज़ ये कि आपने उसकी फूड इनटेक वो सबसे मेन है। आपने जूसेस का इस्तेमाल उसको ज़्यादा करवाना है पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे एप्पल जूस है आप उसमें कुछ लेमन के ड्रॉप्स डाल के दें, आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, करिका पपाया जिसको हम पपीता कहते हैं, पपीता आप जो है वो खिलाएं पेशेंट्स को, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसका जो है वो जूस पिलाते हैं, उसके पत्तों का लोग जूस भी बना रहे हैं, कहवा भी बना रहे हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, आप प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा एक और जो फ्रूट आता है कीवी, बहुत अच्छी चीज़ है प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के हवाले से, डेंगू के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसमें आजकल अनार बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, पेशेंट्स को जो है वो आप अनार और उसका जूस बना के दें। ठीक है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें आपने पेशेंट्स को कोशिश करनी है कि फ्लूइड वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करवाएं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये कि आपने देखना है कि पेशेंट्स के अंदर डिहाइड्रेशन ना होने पाए। डिहाइड्रेशन जो है वो पेशेंट के लिए सख्त नुकसानदेह है। आप पेशेंट को जो है वो उसको हाइड्रेट रखें, और हाइड्रेट रखने के लिए आप उसको जितनी भी जो है ऑरली जो है वो जूसेस इस्तेमाल करवाएं, वो बेहतरीन है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज डेंगू के हवाले से आपको बताना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर से बहुत सी चीज़ें जो है वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के अंदर जो अप्लाई की हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था और वो बताई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। इस वक्त इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप ऐसे पेशेंट को जब डील करते हैं और ऐसे पेशेंट ट्रीट होंगे तो वो आपको भी दुआएं देंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कार खैर के अंदर जो है थोड़ा सा मेरा नाम भी जो है वो आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज का लेक्चर जो है इसको क्लोज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।